हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री बाई पंकज जायसवाल में। आशा है आप सब लोग अच्छे से वीडियो को समझ रहे होंगे। मैं एक के बाद एक वीडियो बनाकर YouTube पे अपलोड कर रहा हूं और आप लोग उसको ध्यान से देखा करिए। और अगर कोई समस्या अगर आपको वीडियो में आए, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैं बहुत एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें। अगर समझ में आया तो भी कमेंट करें कि मुझे सब समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो ये बताएं कि किस सेक्शन में, किस उस लेक्चर के किस पॉइंट में आपको दिक्कत आ रही है। वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। तो आज हम परमाणु संरचना में हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया है डी ब्रोगली वेव इक्वेशन से, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य से, है ना। ये समझा था कि इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति होती है, एक तरंग प्रवृत्ति और एक कणिका प्रवृत्ति। और उसके बाद तरंग प्रवृत्ति के आधार पर तरंग प्रवृत्ति के आधार पर हाइजेनबर्ग ने जो अनिश्चितता का सिद्धांत दिया, उस अनिश्चितता के सिद्धांत से एक बात और स्पष्ट हो गई कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण यथार्थता के साथ नहीं कर सकते अगर उसके वेग का यथार्थता के साथ निर्धारण कर सकते हैं। तो अगर वेग को यथार्थ निर्धारण करेंगे वेग का, तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता होगी, और स्थिति का अगर यथार्थ निर्धारण करेंगे तो उसके वेग में अनिश्चितता होगी। तो वेग में अनिश्चितता बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वेग को सर्टेनिटी के साथ कैलकुलेट करते हैं, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट स्थिति बता पाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो अगर हम न्यूटन के गति के नियमों के आधार पर बात करें तो वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के गति को स्पष्ट करने में बिल्कुल सक्सेसफुल है। जैसे एक पत्थर गिर रहा है या सूर्य के चारों ओर ग्रह गति कर रहे हैं, तो इनके लिए न्यूटन के गति के नियम बिल्कुल सही है। लेकिन जो अति सूक्ष्म कण हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, परमाणु, अणु, इनकी गति पर, क्योंकि ये द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत का पालन करते हैं, इनको न्यूटन के गति के नियम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो इसके लिए विज्ञान की एक नई ब्रांच, एक नई शाखा का जन्म हुआ, जिसे हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, है ना, क्वांटम यांत्रिकी। और 1926 में इस क्वांटम यांत्रिकी की हेल्प से जो इलेक्ट्रॉन, जो अति सूक्ष्म कण हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, परमाणु है, अणु हैं, ये जो इस तरह के अति सूक्ष्म कण हैं, उनकी तरंग गति के लिए एक तरंग समीकरण को डिराइव किया इरविन श्रोडिंगर ने 1926 में, और उनके नाम पर ही इस समीकरण को कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या श्रोडिंगर तरंग समीकरण। ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी आपको इसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं समझ में आएगी, लेकिन आगे जैसे कक्षाओं में आप बढ़ेंगे, जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे, तो आप समझेंगे क्वांटम मैकेनिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। क्वांटम मैकेनिक्स के बिना कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तो बहुत हल्के से हमें समझ के निकल जाना है, लेकिन जब आप इसको डिटेल में क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पूरा एक बुक इसके लिए पढ़नी पड़ेगी। इतना ये लेंदी और इतना बड़ा टॉपिक है, इसको समझने के लिए बहुत सारे मैथमेटिकल टर्म्स को समझना पड़ेगा। इसलिए हम उन चीज़ों पर नहीं जाते, हमें सिंपली डिफरेंशिएशन पता है, इंटीग्रेशन पता है, हम उसी से अपना काम चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें इसके कैलकुलेशन पे, इसको सॉल्व करके चीज़ों को निकालने में हमें यहाँ पर कोई जो है ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उतना डिटेल हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता। किसी भी आईआईटी के एग्जाम में, किसी भी मेडिकल के एग्जाम में ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जो कि क्वांटम केमिस्ट्री के पे डिपेंड हों। इसीलिए आपको जितना पूछा जाता है उतने से काम चला के आगे बढ़ना है। तो ये जो समीकरण आपको दिख रहा है बड़ा सा, इसी को कहते हैं श्रोडिंगर तरंग समीकरण। इसमें ये इस तरह के जो साइन बने हैं, ये जब हम d/dx लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन हम करने जा रहे हैं, है ना। लेकिन d की जगह पर अगर हम इसको डेल लिख दें, डेल कहते हैं इसको, del/del x, तो इसे कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना, आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन।
फिलहाल डिफरेंशिएशन ही समझ के चलिए उसको, है ना भाई। जब आप समझिए इसको ऐसे कि जैसे मैंने कहा कि d/dx एक्स स्क्वायर का अवकलन करिए, तो आप कहते हो इसकी वैल्यू भैया 2x है। मैंने कहा कि ऐसा है 2x जो आया उसका दोबारा अवकलन कर दीजिए, तो आप कहते हो d/dx 2x में 2 बाहर आ गया और dx/dx की वैल्यू 1 हो गई, तो इसका मान आ गया 2। तो ये 2 स्टेप में हम इसे ना दिखाकर इसको एक ही स्टेप में दिखाएं तो 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया, तो d²/dx² x स्क्वायर इक्वल्स टू 2। सीधा इस तरह लिख दें। तो इसी चीज को यहां पर जो हम यहां पर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे थे एक्स के रिस्पेक्ट में, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो तरंग गति करता है और नाभिक के चारों ओर का जो स्थान है, ये श्रोडिंगर ने स्पष्ट किया कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर का जो स्थान है वो त्रिविम स्थान है। वो त्रिविम, वो आकाशीय जो व्यवस्था है वो त्रिविम स्थान है, 3 डायमेंशनल स्पेस है। और अगर 3 डायमेंशनल स्पेस है तो इलेक्ट्रॉन जो तरंग गति करेगा वो नाभिक के चारों ओर करेगा और वो उसी 3 डायमेंशनल स्पेस में करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो x, y और z तीनों एक्सिस पे हमें प्रदर्शित करना होगा। तो इसके लिए हमने यहां पर जो जब कोई तरंग गति करता है, तो तरंग जब गति करता है तो आप इसको कहते हो आयाम। ये सामान्य तरंग है। इलेक्ट्रॉन तरंग जब गति करता है तो 3D स्पेस में करता है, तो उसके आयाम को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे एक सिंबल हमने लिया साई, इसे कहते हैं साई, ग्रीक सिंबल है साई। ये आयाम इलेक्ट्रॉन के तरंग के आयाम को प्रदर्शित करता है और इसका नाम है तरंग फलन। क्या नाम है? तरंग फलन। कोई नाम में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आयाम ही है। तरंग का आयाम, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को ही ये प्रदर्शित करता है। हम पहले ए से करते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन वेव है, कुछ अलग तरीके की वेव है, 3 डायमेंशनल स्पेस में ट्रेवल करती है, तो इसको तीनों एक्सिस पे एक साथ हमें रिप्रेजेंट करना होता है। इसीलिए एक ही जगह आयाम, एम्पलीट्यूड, एक ही जगह पे हमने उसको साई लिख दिया, जिसका नाम भी हमने बदल दिया तरंग फलन। है एम्पलीट्यूड और कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो तरंग फलन को यहां पर आप देख सकते हो, इस फॉर्मूले में हमने साई को डबल डिफरेंशिएट किया है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, प्लस 8π² m/h²। यहां m आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, h आप प्लांक नियतांक, E इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, V इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया होगा मेरी बात, है ना? यही सारी चीजें यहां पे लिखी गई हैं। तो ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ∇2 ψ/∇x², ∇2 ψ/∇y² प्लस ∇2 ψ/∇z² प्लस 8π² m/h² E - V ψ = 0। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके और छोटे रूप में निरूपित कर सकते हैं। इसमें से देखिए साई को हमने कॉमन लेके बाहर कर दिया और कुछ नहीं किया। फिर दोनों तरफ -h²/8π² m से गुणा कर दिया समीकरण के दोनों तरफ। यहां गुणा किया तो ये बढ़ जाएगा और यहां गुणा करेंगे तो h² देखो ऊपर है, इसमें नीचे है, कैंसिल हो जाएगा और प्लस माइनस आ जाएगा, तो ये पूरा मान हट जाएगा, है ना? और अब ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -e साई और माइनस से माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे प्लस v साई। e साई को उधर भेज दिया, है ना? और उसी तरह लिखा। अब इसमें भी देखिए, इस पोर्शन में और इस पोर्शन में भी साई कॉमन है, साई कॉमन ले लिया, ई साई, है ना? और इसमें इतनी वैल्यू को लैप्लांशियन ऑपरेटर कहते हैं। इन्वर्टेड ∇² से रिप्रेजेंट किया जाता है। बड़ा क्वांटिटी पर पूरा हटा दिया डबल डिफरेंशिएशन को, उसकी जगह इन्वर्टेड ∇² जिसे कहते हैं लैप्लांशियन ऑपरेटर। तो ये पोर्शन बचा, इसकी जगह इन्वर्टेड ∇² प्लस v साई बाहर कॉमन लिया है, ई साई।
इस पूरे पोर्शन को हम लोग कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच कैप। तो एच कैप लिख दिया, तो एच कैप पूरी की जगह हो गया साई इक्वल्स टू ई साई। ये आपके एनसीईआरटी बुक में यही फॉर्मूला दिया है। अब देखिए जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है ये सब, जैसे स्क्वायर रूट क्या है, ऑपरेटर है। स्क्वायर क्या है, ऑपरेटर है। डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स क्या है, ऑपरेटर है। इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन का साइन ऑपरेटर है। ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है। तो ऐसे ही एच कैप, लैप्लांशियन ऑपरेटर, ये सभी ऑपरेटर्स हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं जो किसी फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं। और फंक्शन यहां कौन है, साई। तो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साई पे ऑपरेट कर रहा है। जैसे आप कहते हो कि स्क्वायर रूट 2 पर जब ऑपरेट करेगा, 2 फंक्शन है, स्क्वायर रूट ऑपरेटर है, तो 1.414 वैल्यू आएगा। तो यही मैथमेटिकल, हमेशा जब भी ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर हो, वो बिना फंक्शन के नहीं आएगा, बिना फंक्शन के ऑपरेट नहीं होता है। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में देखिए 2 चीजें हैं, 2 भाग हैं, एक भाग ये है और एक भाग ये है। ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है, स्थितिज ऊर्जा है, इसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का भाग है और स्थितिज ऊर्जा का भाग है, ठीक है। तो श्रोडिंगर समीकरण को निकाय की कुल ऊर्जा और साई का मान प्राप्त करने के लिए हल किया था। कहने का मतलब जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, जब उसको सॉल्व करते हैं तो हमको साई का मान मिलता है और उस साई के करस्पॉन्डिंग कुल ऊर्जा का मान मिलता है। अब मेरी बात बहुत गौर से समझिएगा, साई के बहुत सारे मान संभव हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज साई की संभव हैं। इस समीकरण को सॉल्व करने पर, श्रोडिंगर तरंग समीकरण को सॉल्व करने पर साई के बहुत सारे मान मिलते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी की बहुत सारी वैल्यू मिलती हैं। लेकिन साई की सारी वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम लोग आयाम की बात करते हैं तो आयाम से हमें तरंग की इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता नहीं मिलती। तीव्रता चाहिए तो तीव्रता आई का मान जो होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो इसी तरह से एम्पलीट्यूड को ही तो रिप्रेजेंट करता है साई। तो साई का जो केवल साई का मान है वो आपकी एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं है, बल्कि उसकी जगह अगर हम साई स्क्वायर यूज करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल वैल्यू है। और साई स्क्वायर क्या है, साई स्क्वायर, अब यहां पे स्पष्ट बात समझिएगा कि साई स्क्वायर क्या है। साई स्क्वायर जो है वो परमाणु में नाभिक के चारों ओर के उन त्रिविम स्थानों को प्रदर्शित करता है। मेरी बात बहुत गौर से सुनिए, परमाणु में नाभिक के चारों ओर उन त्रिविम स्थानों को प्रदर्शित करता है। मैंने पहले ही समझाया कि ये परमाणु का नाभिक है और ये उसके बाहर का क्षेत्र है। ये पूरा क्षेत्र कैसा है, 3 डायमेंशनल है, त्रिविम है, त्रिविम है। अब इन त्रिविम, साई स्क्वायर क्या है, हम साई स्क्वायर की बात कर रहे हैं। साई स्क्वायर इस पूरे त्रिविम क्षेत्र में उन त्रिविम क्षेत्रों को बताएगा, उन त्रिविम क्षेत्रों को के बारे में बताएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, संभावना बहुत ज्यादा है। हमने आपको हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ही बता दिया था, अनिश्चितता सिद्धांत में ही बता दिया था कि ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन का वेग में निश्चितता अगर है, सर्टेन है, तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता होगी। इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट स्थिति हम नहीं बता सकते। हम इलेक्ट्रॉन किसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग के, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता के बारे में बात करते हैं। और जिन जगहों पर, जिन त्रिविम स्थानों में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है, उन त्रिविम स्थानों को साई स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है। और ऐसे त्रिविम स्थानों को जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता
सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है, उन्हें ऑर्बिटल कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। मतलब जो अब तक पढ़ा सब बेकार हो गया। परमाणु में नाभिक होता है ये तो ठीक है, लेकिन परमाणु के बाहर, परमाणु में नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षाएं नहीं होती, दीर्घवृत्तीय कक्षाएं नहीं होती। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करता है। बोर ने बताया था, सोमरफील्ड ने समझाया कि नहीं, वो वृत्तीय कक्षा में तो परिक्रमा करता है, लेकिन साथ ही साथ अधिकांशतः वह दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है। लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ना तो वृत्तीय कक्षा है और ना ही दीर्घवृत्तीय कक्षा है, सिर्फ नाभिक है। नाभिक के चारों ओर परमाणु का जो क्षेत्र है वो त्रिविम क्षेत्र है। उन त्रिविम क्षेत्रों में, जिन त्रिविम क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, मैं ये कह रहा हूं कि है तो पूरा त्रिविम क्षेत्र, लेकिन इस त्रिविम क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता बहुत ज्यादा है, सर्वाधिक है। यहां इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इस त्रिविम क्षेत्र को हम लोग नाम देंगे ऑर्बिटल। क्या नाम देंगे? ऑर्बिटल नाम देंगे, है ना। और एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। अधिकतम मतलब 2 से कम रह सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो अपने अक्ष पर भी चक्रण करते हैं। तो एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। मतलब एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनके चक्रण भी विपरीत होते हैं। कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं। अब यहां समझ जाइए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तो परिक्रमा करता ही है, लेकिन अपने अक्ष पर भी परिक्रमा करता है, और उसके अक्ष पर जो परिक्रमा होती है, जो स्पिन होता है, उसे स्पिन मोशन या चक्रण गति कहते हैं। तो यहां से समझ में आया कि अब एक बार मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि परमाणु में एक नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर का जो क्षेत्र है परमाणु के अंदर, वो त्रिविम क्षेत्र है। उन त्रिविम क्षेत्रों में, जिन त्रिविम क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है, अधिकतम होती है, उन त्रिविम क्षेत्रों को हम कहते हैं परमाणु ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जिनके स्पिन, जिनके चक्रण विपरीत होते हैं। तो ये कंसेप्ट आया कि एक्चुअल में परमाणु के अंदर नाभिक के अलावा सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल है, ना तो कोई कोश है और ना ही कोई उपकोश है। लेकिन ऑर्बिटल का कंसेप्ट तो पढ़ा है हमने। तो कोश और कक्षक में क्या अंतर है? देखिए, कोश एक वृत्तीय पथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कक्षक नाभिक के चारों ओर के वह त्रिविम स्थान है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है। दूसरा, यह इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर समतलीय गति को प्रदर्शित करता है। नाभिक के चारों ओर तो घूमता है, लेकिन 2 डायमेंशनल मोशन है, 3 डायमेंशनल नहीं है। जबकि इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों ओर त्रिविम गति को जो प्रदर्शित करता है वो कक्षक है। कोश का सिद्धांत इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रवृत्ति और अनिश्चितता सिद्धांत से सहमत नहीं है, है ना। कोश जो है बोर ने दिया था, और बोर का मानना था इलेक्ट्रॉन क्या है? कण है, तरंग नहीं है। जब तरंग नहीं है तो अनिश्चितता के सिद्धांत की बात ही नहीं है। जबकि कक्षक का कंसेप्ट इसी बात पे आया कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रवृत्ति शो करता है और वो अनिश्चितता के सिद्धांत का पालन करता है। और देखिए डिफरेंस क्या है। सभी कोश गोलाकार और डिस्क के तरह के होते हैं, गोल गोल होते हैं। जबकि ऑर्बिटल अभी तो नहीं समझ में आया, लेकिन अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा कि ऑर्बिटल विभिन्न आकृतियों के होते हैं, है ना। एस ऑर्बिटल को छोड़कर बाकी सभी ऑर्बिटल दिशात्मक प्रकृति के होते हैं, लेकिन एस ऑर्बिटल की दिशात्मक प्रकृति नहीं होती, जबकि कोशों की कोई भी दिशात्मक प्रकृति नहीं होती, है ना।
और कोश में, किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो सकती है, n का मान 1, 2, 3, 4 कोशों की संख्या। और किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल 2 हो सकती है, जिनके चक्रण विपरीत होते हैं। तो ऑर्बिटल क्या है, इसको समझते हैं। ऑर्बिटल मैंने समझा दिया कि ऑर्बिटल क्या है। परमाणु में नाभिक के चारों ओर के वह त्रिविम क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है, अधिकतम होती है, उन क्षेत्रों को, उन त्रिविम क्षेत्रों को परमाणु ऑर्बिटल कहते हैं। एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जिनके चक्रण स्पिन विपरीत होते हैं। मुख्यतः अगर बात करें तो 4 तरह के परमाणु ऑर्बिटल हैं। इनके नाम दिए गए s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। s का मतलब शार्प से बना s ऑर्बिटल, प्रिंसिपल से बना p ऑर्बिटल, डिफ्यूज से बना d ऑर्बिटल और फंडामेंटल से बना f ऑर्बिटल। तो s ऑर्बिटल गोलाकार आकृति के होते हैं। देखो ये बिल्कुल गोलाकार, सभी जगह पे बराबर, तीनों एक्सिस पे बिल्कुल स्फेरिकल टाइप के, है ना। और इसकी संख्या सिर्फ 1 होती है और इसी के एक ऑर्बिटल से ही s उपकोश बनता है। मतलब जब ऑर्बिटल मिलते हैं तो उपकोशों का निर्माण होता है। लेकिन क्यों मिलेंगे? जब मिलने की जरूरत पड़ेगी तो मिलेंगे, नहीं तो ऑर्बिटल अलग अलग ही रहते हैं। p ऑर्बिटल डंबल आकृति के होते हैं। इनकी संख्या 3 होती है। मतलब 3 p ऑर्बिटल अगर डंबल x एक्सिस पे है तो नाम होगा px, y एक्सिस पे है तो नाम होगा py और z एक्सिस पे है तो नाम होगा pz। और इन तीनों के मिलने से एक p उपकोश बनता है। ध्यान रखिएगा कि s उपकोश में केवल एक ऑर्बिटल s ऑर्बिटल होता है, p उपकोश में 3 p ऑर्बिटल होते हैं, नाम है px, py, pz। और d ऑर्बिटल डबल डंबल शेप के होते हैं, द्वि डंबल शेप आकृति के होते हैं और इनकी संख्या 5 होती है। ध्यान से समझिए, s ऑर्बिटल की संख्या 1, p ऑर्बिटल की संख्या 2, s ऑर्बिटल की संख्या 1, p ऑर्बिटल की संख्या 3, d ऑर्बिटल की संख्या 5 और f ऑर्बिटल की संख्या 7। 1, 3, 5, 7, 2, 2 का अंतर है सिर्फ, है ना। तो 5 ऑर्बिटल उसके मिलने से एक d उपकोश का निर्माण होता है। ये थोड़ा मुश्किल है। पहला ऑर्बिटल है dxy, दूसरा dyz, तीसरा dxz। xy है तो x एक्सिस और y एक्सिस पे बनेगा, लेकिन एक्सिस के ऊपर नहीं बनेगा। देखिए yz है तो y और z प्लेन में है, लेकिन एक्सिस के ऊपर नहीं है। xz है तो x और z प्लेन है, लेकिन एक्सिस के ऊपर नहीं है। लेकिन अगला x² माइनस y² है और ये एक्सिस पे लाई करेगा, x एक्सिस और y एक्सिस पे लाई करेगा। और लास्ट वाला dz² है, जिसमें केवल एक डंबल z एक्सिस पे दिखाई देता है, दूसरा डंबल टूट के उसके सेंटर के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है। तो सिर्फ एक ही एक्सिस इस्तेमाल हुई, इसलिए z²। जब एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्सिस पे स्क्वायर लग जाते हैं। f ऑर्बिटल बहुत जटिल आकृति होती है। कितने डंबल हैं, कितनी मिक्सिंग है डंबल्स की, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। 7 ऑर्बिटल होते हैं और 7 ऑर्बिटल के मिलने से एक f उपकोश बनता है। एक बार और समझ लीजिए कि किसी उपकोश में जितने ऑर्बिटल हैं, जैसे f उपकोश में 7 ऑर्बिटल हैं, तो उन 7 ऑर्बिटल की ऊर्जा समान होती है। d उपकोश में 5 ऑर्बिटल हैं, 5 ऑर्बिटल की ऊर्जा समान होती है। p उपकोश में 3 ऑर्बिटल हैं, तीनों ऑर्बिटल की ऊर्जा समान होती है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको। इसी के आधार पर अगला टॉपिक समझा दें कि अगर देखें ये कोश KLMN, तो पहले कोश में एक उपकोश 1s, दूसरे कोश में 2 उपकोश 2s 2p, तीसरे कोश में 3 उपकोश 3s 3p 3d, तीसरे कोश में 3 उपकोश 3s 3p 3d, चौथे कोश में 4 उपकोश 4s 4p 4d 4f। इनमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 और इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और f में 7 ऑर्बिटल होते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन, डबल इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो इस हिसाब से कोशों में ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे कि ये कैसे हम ऑर्बिटल से
और भी क्या चीज़ें निकाल सकते हैं और किन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।